जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने और खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं हो, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विशेष सामग्री पर शिक्षण की निपुणता हो, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना हो, या शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता हो। तो यहाँ पे देखिए, तो कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावनात्मक परिवेश विद्यार्थियों के अधिगम पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। शिक्षण की गतिविधियाँ उस समय सर्वाधिक प्रेरणादायक होती हैं जब वे विद्यार्थियों को या तो समस्या का व्यवहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए जोड़ते हैं या समस्या के समाधान के द्वारा चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ते हैं। किसी संस्था के सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो निम्नवत हैं। कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने तो संभावनाएं, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना, या कक्षा एवं संख्या को समावेशी परिवेश के रूप में विकसित करना। शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। विषय सरल हो, विषय पहले से ही घोषित हो, विषय सामान्य रुचि का हो, एक से अधिक शिक्षक की आवश्यकता, सहभागियों की भाषा की सहजता और कार्योत्तर अध्ययन। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण में चर्चा पद्धति सोच एवं संचार की शक्ति को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर के संज्ञानात्मक और प्रभावशाली स्वरूप का विकास होता है। शिक्षण कार्य में प्रयुक्त यह विधि एक लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति होती है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के बीच एक विषय के बारे में परस्पर मौखिक वार्तालाप होती है। ये विधि मुख्यतः गणित, संगीत, कला और नृत्य को छोड़कर से सभी विषयों के शिक्षण के अनुकूल होती है। शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। चर्चा के विषय पहले से ही घोषित हो, चर्चा का विषय सामान्य रुचि का होना चाहिए, सहभागियों की भाषा सहजतापूर्ण होनी चाहिए। कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम क्या होगा? व्यक्तित्व विकास, व्यक्तिकरण, विषय वस्तु परिशोधन, सामान्य अकादमिक एकीकरण। तो देखिए, यहाँ पे व्यक्तिकरण या व्यक्तिपरकता का तहत कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए विषय वस्तु तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी कक्षा विशेष में किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित प्रयोग हेतु विषय वस्तु का चयन किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिकरण को बढ़ावा ही मिलता है। कक्षा की साथी समूह अंतःक्रिया से किसमें मदद मिलती है? तो ये है अवधारणा के अवबोध में। कक्षा में साथी समूह अंतःक्रिया से अवधारणा के अवबोध में मदद मिलती है। जब कक्षा में छात्र एकत्रित होकर परस्पर एक दूसरे से प्रश्न पूछने व जवाब देने की क्रिया करते हैं, तो इससे उनके अंदर ज्ञान की समझ बढ़ती है और किसी बिंदु पर अपनी एक धारणा बनाने में वो सफल भी होते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? सभी विषयों में विद्यार्थियों के प्राप्तांक पे, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के स्तर पे, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाले समय पे, शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन, कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता। तो देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में अग्रांकित तथ्यों पर विचार किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। कक्षा संरचना की फीस बाउल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र सी आकार की रचना में बैठते हैं, शिक्षक केंद्र में होता है। छात्रों की छोटी मेज के इर्द गिर्द बिठाया जाता है ताकि वे लघु समूह चर्चा कर सके। कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। छात्र क्षैतिज पंक्तियों में बैठते हैं ताकि वे साफ साफ एक दूसरे को देख सकें, लेकिन इससे समूह चर्चा संभव नहीं हो पाती। कक्षा संरचना की फिश बाउल शैली के तहत कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। इस प्रकार की शैली के अनुप्रयोग से छात्र की अधिगम प्रक्रिया तीव्र होती है। टीम अध्यापन में क्षमता क्या होता है? तो टीम अध्यापन में सहयोग विकास की होती है। टीम अध्यापन में सहयोग विकास की क्षमता है। इस अध्ययन में छात्र तथा अध्यापक दोनों का अधिक से अधिक लाभ होता है तथा छात्र सीखने में ज़्यादा ही रुचि लेते हैं। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या होता है? तो यह शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया है। सजीव अंतःक्रिया का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा छात्रों से कक्षा में पढ़ाए गए पाठों से प्रश्न पूछना, छात्रों द्वारा प्रश्न का उत्तर न दे पाने या ठीक से
दे पाने की स्थिति में पुनः बताना। इसी प्रकार छात्रों द्वारा अध्यापकों से प्रश्न पूछना और जो प्रश्न नहीं समझ में आता है उसको अध्यापक से दोबारा पूछना तथा अन्य क्रियाएं शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया है। मान ले कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। उसे बताए कि वे उसके घर कभी ना आए, उसे बताए कि वे प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या को हल करें, उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पे देखें, जब एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। ऐसा करने से विद्यार्थी के मन में उत्पन्न निराशा भाव समाप्त हो जाता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हो जाता है। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? अतिरिक्त ध्यान नहीं देना, क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है। कक्षा में सहानुभूति से उनकी देखरेख करना। आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिलने पर उस दृष्टिहीन विद्यार्थी को आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा करने से उस विद्यार्थी को पूर्ण समझ आएगा और अध्यापक भी उसे पूर्ण ध्यान देगा। यदि वह पीछे बैठता है तो हो सकता है उसे अध्यापक की आवाज़ न सुनाई दे और अध्यापक भी उस पर ध्यान नहीं दे पाए। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर जो शिक्षक हैं वो महिलाएं ही होनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। बच्चों को प्यार और स्नेह द्वारा ही सिखाया जा सकता है, जबकि पुरुष शिक्षक ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे उनसे डरते रहते हैं और जो उन्हें आता है वो भी वो भय के कारण नहीं बता पाते हैं। शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है इनमें से? वो हो जाता है तद अनुभूति। शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो तद अनुभूति महत्वपूर्ण होता है। तद अनुभूति से तात्पर्य दूसरे की भावनाओं के प्रति एक सांवेदिक अनुक्रिया करना है जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के ही समान हो। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दें। जो बाधा डाल रहे उन्हें दंडित करें, जो बाधा डाल रहे उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पे देखिए, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। यदि ऐसा छात्र करेंगे तो छात्र सीखने में व्यस्त हो जाएंगे, विघ्न समाप्त हो जाएगा। आज शिक्षक व्याख्यान करते समय दृष्टांत, विवरण, वर्णन, व्याख्या और प्रश्नोत्तर आदि शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर विषय सामग्री को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं और साथ ही श्यामपट्ट पर वस्तु, मॉडल, चार्ट, चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र आदि अनेक शिक्षा उपकरणों का प्रयोग कर अपने व्याख्यानों को सजीव बनाने का प्रयास करते हैं। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली निर्देशात्मक विविधता, प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, छात्र की सफलता दर जो कार्य को सही समझ में प्रदर्शित होती है, अधिगम कार्य में संलग्नता, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव या विचारों को स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। तो देखिए, यहाँ पे निम्नांकित कथन में प्रभावी शिक्षक जो शिक्षण है उसके सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधा कारक है? शिक्षक को आत्मसामर्थ्य बनाना, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, भाषी कौशलों पर शिक्षक की पकड़, शिक्षक को असंगत देह भाषा। निम्नांकित कूट प्रभावी शिक्षण में बाधक क्या है? तो इसमें है शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, शिक्षक की असंगत देह भाषा। निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करें, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक का ज्ञान। तो इसमें कौन सा होगा सही? देखिए, इसमें बी ऑप्शन, शिक्षक और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो होती है। शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाले मुख्य कारक में है कक्षा की गतिविधि, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का अनुभव, प्रोत्साहन का स्तर। शिक्षकों विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षणों को प्रोत्साहित करने वाला कारक नहीं होता है। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीक में क्या शामिल है? व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य, स्वाध्याय। तो क्रमशः यहाँ पे देखिए, जो शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है।
एक तो हो गया टीचर सेंटर्ड मॉडल, एक है पीपल सेंटर्ड मेथड। अब देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ सामान्य तौर पर व्याख्यात्मक प्रकार का होता है, जहाँ पर शिक्षक स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह जटिल संप्रत्याओं की व्याख्या करता है तथा श्रोतागण उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शिक्षक प्रायः अपने 3 कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। एक तो छात्रों को संप्रत्यों की जानकारी देना, दूसरा छात्रों को संप्रत्यों को स्मृत कराना, तीसरा छात्रों को सूचनाओं का पुनर्वहन कराना। छात्र केंद्रित विधियों में क्या है? छात्र केंद्रित विधियाँ प्रायः छात्रों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, योग्यताओं एवं रुचियों के अनुरूप संगठित की जाती है। इन शिक्षण विधियों का कार्य है छात्रों में स्वतंत्र चिंतन को जन्म देना तथा समस्या समाधान के गुणों में प्रशिक्षित करना। इस विधि में प्रायः कक्षा का वातावरण मनोवैज्ञानिक मुक्त रहता है तथा शिथिल भी रहता है। शिक्षण विधियों में देखें तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित विधियों में व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि। छात्र में ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, असाइनमेंट विधि, चर्चा विधि, आगमन और निगमन विधि। निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, उदाहरण प्रस्तुत करना और धारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना। तो एक अच्छे शिक्षक के मुख्य गुण क्या है? शिक्षक अपने छात्रों से सदा मानवीय व्यवहार करता है, छात्रों का मानसिक विकास करता है, छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित होती है, छात्रों में अध्यापन के प्रति सदैव जागरूक करने वाला होता है, छात्रों को पढ़ाते समय एग्जाम्पल प्रस्तुत कर समझाता है और धारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्पों को चयन में देखें तो अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। तो यहाँ पे देखें, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले प्रभावकारी कारक में अध्यापक का विषय वस्तु, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता, अध्यापक द्वारा छात्रों से मानवीय व्यवहार। शिक्षक छात्र में अनुशासन की भावना विकसित करना, छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित करना, अपनी गलतियों को सुधारना, छात्रों का मानसिक विकास। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? देश की सामाजिक व्यवस्था से, समाज की आर्थिक स्थिति, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था से। तो यहाँ पे देखें, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है, इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 301 नंबर से अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।